हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Alternating Current. So, as I had already mentioned in the previous video, that in today's lecture, I'll be teaching you about LCR circuit. Okay, till now I had taught you about a resistive circuit individually, after that inductive circuit, and after that in the previous video I taught you about capacitive circuit. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम तीनों को क्लब करने वाले हैं, रेजिस्टेंस को भी, रजिस्टर को भी, इंडक्टर को भी और कैपेसिटर को भी. हम तीनों को एक साथ सीरीज़ में अरेंज कर देंगे एक ही सर्किट के अंदर, और उस सर्किट को आप बोलते हो बच्चों LCR सर्किट. ओके, सो लेट्स स्टडी L, C and R series circuit with alternating supply. Okay, so first of all let me show you कि सर्किट कैसा होता है. बच्चों टॉपिक बहुत ही सिंपल होने वाला है. यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल. अगर आपने इंडिविजुअली इनको अच्छे से समझ लिया है, रजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को. So LCR circuit in a series is not a difficult task for you. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट आपके लिए होने वाला है. So let's see the circuit diagram. और बच्चों L क्यों आया यहाँ पर, I नहीं आया. L denotes self inductance which is associated with a inductor. So that is the reason कि यहाँ पर उसने L दे रखा है. Okay, यहाँ पर C capacitance, R resistance. I hope that is clear to you. So let's continue and let's draw the circuit diagram. So as I had already told you कि यहाँ पर तीनों सर्किट्स क्या होंगे, सीरीज में होंगे. तो पहले आएगा आपका इंडक्टर. सो इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल. सो बच्चों ये आपके पास हो गया इंडक्टर. फिर क्या आएगा, C आएगा, दैट इज कैपेसिटर. सो दिस इज द कैपेसिटर. और इसके आगे आएगा हमारा लास्ट एलिमेंट विच इज अ रजिस्टर. So this is the resistor. Now let's complete the circuit giving it a alternating EMF from this source. So is this diagram clear to you? ये मैंने माना है कि मेरे पास एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है बच्चों, कैपिटल L है. ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कैपिटल C है. और ये मेरे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है. ओके, एंड आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हेयर कि मैं यहाँ पर एक EMF अप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम दिस सोर्स विच इज सप्लाइंग अ करंट I इनटू दिस सर्किट. तो कुछ छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हेनेवर आई टॉक अबाउट अ सर्किट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स अटैच्ड इन अ सीरीज़. वो ये बातें हैं कि बच्चों जब भी तीन एलिमेंट्स को, आप तीन चीज़ों को सीरीज़ में लगाते हो, सो हर एक में से जो करंट पास होता है बराबर होता है. ओके, जो करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, लेट मी से I प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस EMF, तो यहाँ पर भी I जा रहा होगा, यहाँ पर भी I जा रहा होगा, यहाँ पर भी बच्चों I ही जा रहा होगा. इज दिस क्लियर टू यू? एंड आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट थिंग वन मोर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीज़न होता है वो सेम नहीं होता. जो पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीज़न होता है बच्चों वो सेम नहीं होता. अब मैंने माना है कि भाई ये टोटल तो कितना EMF दे रहा है, EMF सप्लाई कर रहा है इस सर्किट के लिए, बट L के पास एक पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा होगा इस EMF का, C के पास एक पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा होगा, R के पास एक पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा होगा. और हम ये नहीं कह सकते कि तीनों सेक्शंस बराबर होंगे, नहीं, सीरीज़ में ऐसा नहीं होता. ओके, सो लेट मी से कि जो मेरे पास इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने VL मान लिया. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर आई हैड कंसिडर्ड एज VL. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कैपेसिटर, मैंने इसको मान लिया VC. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर. और इस रजिस्टर के लिए मैंने मान लिया बच्चों VR. आई होप दिस इज ऑल्सो
क्लियर टू यू कि हमने इस पोटेंशियल को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट दे दिया एल को, एक कैपेसिटर को, एक रजिस्टर को, और तीनों बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आई होप दिस फिगर इज क्लियर टू यू। अब इस फिगर को हम वर्ड्स में लिख करके आपको बताते हैं कि व्हाट इज द फिगर शोइंग। सो यू मे राइट डाउन दैट फिगर शोज एन इंडक्टर, figure shows an inductor, a capacitor, और let us also define L को बता देते हैं वरना बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि why is this L given. So L is denoting the property of inductor, that is inductance. So figure shows an inductor of pure inductance, capital L, capital L, a capacitor. ये लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको समझाने के लिए कि L क्यों आया, I क्यों नहीं आया, बिकॉज हम इन क्वांटिटीज़ को दिखा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहे हैं, ना कि इनके नाम को। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपिटल C। जो आपका हमने C लिखा है दैट इज़ नॉट फॉर कैपेसिटर, दैट इज़ फॉर कैपेसिटेंस। ओके, और जो हमने R लिखा है दैट इज़ फॉर रेजिस्टेंस एंड नॉट फॉर रजिस्टर, एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। सो आप सबको कोई टीचर पूछता है कि बच्चों सर्किट में तो आप इंडक्टर यूज़ कर रहे हो तो L क्यों लिख रहे हो, तो उनको समझाना सर हमने जो C और R लिखा है वो नाम नहीं है उस एलिमेंट का, बल्कि वो प्रॉपर्टी है जो उस एलिमेंट को डिफाइन करती है। लाइक फॉर कैपेसिटर वी राइट कैपेसिटेंस, तो C कैपेसिटेंस के लिए है ना कि कैपेसिटर के लिए, R रेजिस्टेंस के लिए है ना कि रजिस्टर के लिए। तो L जो है वो किसके लिए होना चाहिए था, इंडक्टेंस के लिए होना चाहिए था, ना कि इंडक्टर के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने इंडक्टेंस का सिंबल यूज़ किया है, ना कि इंडक्टर का I यूज़ किया है। सो लेट्स मूव फर्दर। ऑल जॉइंड इन सीरीज, दे आर ऑल जॉइंड इन सीरीज। नाउ लेट E be the RMS value of applied alternating EMF. I had already mentioned above, applied alternating EMF, and let I be the RMS value of current flowing through all the circuits, flowing through all the circuits. सो हमने अपनी फिगर को तो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट। सो यू मे राइट डाउन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जिसको हमने डिनोट किया है बच्चों ऊपर डायग्राम में कैपिटल V L से। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो V इज इक्वल टू IR होता है, I इज़ दी करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि I करंट फ्लो हो रहा है इनटू दी रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं काई L से। आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर है कि हमने ये क्यों लिख दिया कि VL इज इक्वल टू IX, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू IR होता है फॉर अ सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। तुमने वही अप्रोच लगाई है फॉर एन इंडक्टर कि VL इज इक्वल टू IR, यहाँ पर R होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं XL से। इट इज़ नोन एज the inductive reactance. Now similarly the potential difference across capacitor कितना होगा, potential difference across the capacitor वो कितना होगा बताइए। सिमिलर यही फॉर्मूला लगेगा कि VC की वैल्यू आपके पास क्या होगी, I करंट सब में सेम है बट रेजिस्टेंस इसका अलग होगा, सो IXC। सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि VR इज इक्वल टू IR, जिसके बेसिस पर हमने ये सारे ऊपर के फॉर्मूलेस लिखे हैं। सो बच्चों यहाँ पर हमने हर एक सर्किट के लिए
जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशनशिप था वो हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद अब जो ज़रूरी हमें चीज़ बनानी है बच्चों वो है फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम फॉर दिस LCR सर्किट, जहाँ पर हम हर एक सर्किट का इंडिविजुअली जो फेज़र डायग्राम होता था उस सबको क्लब कर देंगे यहाँ पर। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ फेज़र डायग्राम। सो बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल। और अगर ये आपने बना लिया सो इससे आगे बच्चों आपकी फिजिक्स बहुत कम है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है। ओके बच्चे हुए आपकी इसमें LCR सर्किट के अंदर। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रिमेनिंग कंसेप्ट अंडर विच वी आर डिराइविंग द वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट फॉर एन LCR सर्किट। तो ऐसे हम बनाते थे बच्चों अपने फेज़र डायग्राम को। ओके, जहाँ पर इस प्लेन पर हम डिनोट करते थे अपने करंट को और इन पर हम डिनोट करते थे बच्चों पर अपने EMFs को। ठीक है, EMF यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बट करंट हमारा हमेशा इसी एक्सिस पर हम रखते थे। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग द फेज़र डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर विच सर्किट, फॉर द इंडक्टर। सो बताइए इंडक्टर के अंदर क्या होता था, इंडक्टर के अंदर कौन लीड करता था, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट, और कितने एंगल से लीड करता था यही बताइएगा। सो आपको अच्छे से मालूम है कि इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो मैंने मान लिया कि मेरा करंट है वो तो फिक्स्ड है, इसको मैं नहीं छूँगा। ओके, सो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ पर आएगा, इन केस ऑफ इंडक्टर वो यहाँ पर आएगा। आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर है। मैंने कुछ ही नहीं किया, सिर्फ इंडक्टर का जो हमने फेज़र डायग्राम बनाया था व्हेन वी वर स्टडीइंग इंडक्टिव सर्किट, तो मैंने वही उठा करके यहाँ पर रख दिया। इज़ दिस क्लियर टू यू? आगे चलते हैं अक्रॉस दी कैपेसिटर। सो कैपेसिटर के अंदर बताइए मेरे को क्या होता है। कैपेसिटर के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इट लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, कि अगर आप करंट को यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं सो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री पीछे होता है इससे। सो वो इस वाले एक्सिस पर होगा। सो इस फेज़र डायग्राम के अंदर अगर हमारा करंट यहाँ पर है तो बताइए जो VC का है वो कहाँ पर होगा, वो इस वाले एक्सिस पर होगा। सो मैंने अपना VC मान लिया ऐसे, इसमें कोई डाउट नहीं। बस मैंने इंडक्टर के ऊपर वाले फेज़र डायग्राम पे अपना कैपेसिटर का फेज़र डायग्राम चिपका दिया ऊपर से। अब बात करते हैं रजिस्टर की। तो बच्चों रजिस्टर के अंदर तो करंट और ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है दे बोथ आर इन द सेम फेज, दोनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। आई हैड शोन यू व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिव सर्किट। सो VR कहाँ पर होगा आपका, VR बच्चों यहाँ पर होगा। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया सो आगे का आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है कि VL यहाँ पर होगा, VC यहाँ पर होगा, VR यहाँ पर होगा। करंट तो एक डायरेक्शन में हमने ले ही रखा है स्टार्टिंग से। अब बच्चों ये बताइए कि हमारा इसमें मेन एम क्या है। इसमें हमारा मेन एम है टू रीच द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द EMF, कि मैं EMF को एक्सप्रेस कर पाऊँ इन ऑल दीज टर्म्स। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जो मैंने टोटल EMF लगाया था कैपिटल E उसको मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ VR, VC, VL, यानी कि मैं इन सब का रिजल्टेंट निकाल पाऊँ जिसकी वैल्यू मेरे E के बराबर होगी। ऑब्वियस सी बात है। ओके, जो इन सब का रिजल्टेंट होगा वही मेरा E की वैल्यू के बराबर होगा। सो व्हाट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वोल्टेजेस, व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी कंसिडरिंग कि मैंने मान लिया कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंडक्टर। सो व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इज कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडक्टर बी मोर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये मैंने बच्चों खुद माना ताकि मैं एक रिजल्टेंट EMF निकाल पाऊँ, क्योंकि ऐसे में तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगा। सो फॉर दैट दिस इज़ अ नेसेसरी सिचुएशन दैट नीड टू बी पुट ऑन ओवर हेयर। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि भाई VL बड़ा है VC से, तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा VL माइनस VC करूँगा सो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसके ऊपर ही वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं पर। ठीक है, लेट मी शो यू कि ये आपके पास बच्चों VL है, ये आपके पास VC है। ये मैं कह रहा हूँ, शायद यहाँ पर आपको ना दिख पा रहा हो ठीक से, बट यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने कहा भाई VL आपका बड़ा है VC से, दिख रहा है आपको, ये आपका VL है, ये आपका VC है। सो अगर मैं VL में से VC को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इतनी वैल्यू मैं हटा रहा हूँ VL की, ये हटा दी, तो ये तो वैल्यू बची ना, ये वैल्यू बची ना ऊपर वाली,
तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, VL माइनस VC की वैल्यू है। ये जो मैंने एरो बनाई है मोटी वाली, दिस इज शोइंग यू व्हाट, VL माइनस VC, VL माइनस VC। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ये आपका क्या है बच्चों, VR है। तो हमें निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट होता है बच्चों, यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। सो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा अ लाइन लाइक दिस। ये थोड़ा गलत बन गई है, इसको अगर मैं एक रेक्टेंगल की तरह प्लॉट करूँ तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे और लाइन भी हमारी एक्यूरेट आ पाएगी। ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट। वो नहीं है ऊपर वाला, ठीक है, दैट इज बाय मिस्टेक बना दी गई है वो। सो दिस इज योर रिजल्टेंट। ये आपका वही बच्चों रिजल्टेंट है जिसकी वैल्यू ई के बराबर होगी, ठीक है। सो मैंने मान लिया ये मेरा एंगल फाई है और ये एंगल कितना होगा बताइए, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। लेट मी नेम दीज थिंग्स। ओके, मैंने इसको मान लिया ए पॉइंट, इस वाले पॉइंट को जहाँ पर आपका VR ख़त्म हो रहा है, ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने O मान लिया, इसको लेट मी से B, लेट मी से दिस एज C, ठीक है। इज दिस फाइन? सो बच्चों जो ये लाइन है OC, ये है रिजल्टेंट किसका, OB वेक्टर और OA वेक्टर का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये E के बराबर होगा, आपके रिजल्टेंट ऑफ द EMF के बराबर होगा। नो डाउट एट ऑल इन दिस। सो आप आगे लिख सकते हो that since VL and VC are in opposite phase, so their resultant, इनका रिजल्टेंट क्या था बच्चों, VL माइनस VC, दैट इज VL माइनस VC जो होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OB। आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, इज रिप्रेजेंटेड बाय OB। ये OB से आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, VL और VC का। अगर मैं बात करूँ OB और OA का रिजल्टेंट, जो कि मेरा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द EMF है, तो वो क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल के लिए विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें AC मालूम है। बताओ AC की वैल्यू क्या होगी, प्लीज़ टेल मी द वैल्यू ऑफ AC। तो बच्चों ये एक रेक्टेंगल है, सो जो वैल्यू इस साइड की होगी वही वैल्यू इस साइड की भी होगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं AOC ट्रायंगल की, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर AC की वैल्यू आपको मालूम है VL माइनस VC है, OA की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, इसकी वैल्यू VR है। तो आप E को निकाल सकते हो, रिजल्टेंट EMF को आप निकाल सकते हो। तो वही हम आगे करने वाले हैं। सो यू मे राइट डाउन दैट द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VL माइनस VC is given by the line OC, no doubt at all। और जो OC का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OC निकालने के लिए आप बहुत ही सिंपली बच्चों लगा सकते हो अपना पाइथागोरस थ्योरम कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना इसमें। सो AC की वैल्यू क्या है बताइए मेरे को, AC की क्या वैल्यू है, जो OB की वैल्यू है, OB की वैल्यू क्या है, VL माइनस VC। सो लेट मी राइट डाउन VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस है बच्चों OA का स्क्वायर। OA क्या है, ये वाली लाइन जिसकी वैल्यू है VR, तो प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है। मैंने थोड़ा वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया ताकि आपको आगे आसानी हो समझने में। मैंने OA को पहले ले लिया, AC को बाद में ले लिया, तो आप अपने नोट्स में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जो हम चाह रहे थे वही हमारे पास आ गया कि हमने E को, जो हमारा टोटल EMF था अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग EMF, उसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट, दैट इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सो दिस इज एन important expression, must be remembered by you। तो इसको बच्चों थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं।
सिंप्लीफिकेशन करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर इन वाली इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। सो लेट मी से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। मतलब क्या है मेरा कि मैं यहाँ पर देखो, आप वी आर है आपके पास, वी एल है, वी सी है, तो मैं इन तीन सारे टर्म्स को इनमें एक्सप्रेस कर दूंगा। जैसे वी एल को लिख दूंगा आई एक्स एल, वी सी लिख दूंगा आई एक्स सी, वी आर को लिख दूंगा आई आर। दैट इज व्हाट एक्चुअली व्हाट आई मीन, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड व्हाट वी हैव इज कि ई की वैल्यू आपके पास होगी बच्चों अंडर रूट ऑफ वी आर के प्लेस पर क्या आएगा, आई आर का होल स्क्वायर। सो आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल के प्लेस पर क्या आएगा, आई काई एल का होल स्क्वायर, या फिर वी एल माइनस वी सी कर लेते हैं। सो आई काई एल माइनस आई काई सी का होल स्क्वायर। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस वाली चीज़ से तो आई बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई बच्चों पूरे में से बाहर कॉमन आ रहा है। ओके, आई स्क्वायर तो अंदर कॉमन आ रहा है। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने आई स्क्वायर क्या किया, इस यहाँ से भी आई स्क्वायर ले लिया बाहर कॉमन, और यहाँ से मैंने आई स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया। सो उससे क्या हुआ, अंदर आपके पास बचा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सो यू मे आस्क लेटर ऑन। सो ई की वैल्यू आपके पास होगी, आई स्क्वायर था, तो जब आप स्क्वायर रूट से बाहर लाओगे तो स्क्वायर रूट कट कर देगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आई। सो ई बाय आई की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस आई सी का होल स्क्वायर। सो बच्चों ये फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि हम इस रिजल्ट से दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे आगे। वो क्या क्या होगा, पहले बात करेंगे अबाउट रेजोनेंस, और उसके बाद में बात करेंगे हम अबाउट इम्पीडेंस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट मस्ट बी नोट डाउन बाय यू, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि मैं ई की वैल्यू तो निकाल चुका हूँ, तो मुझे अब ई से तो मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, करंट निकाल सकते हैं हम, ई अपॉन ये पूरा, आई की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन ऑल ऑफ दिस। और इफ़ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है बच्चों ई बाय आई, तो अगर मैं ई को आई से डिवाइड कर दूंगा, सो ये जो बचेगा ये वैल्यू होगी मेरे रेजिस्टेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट की, जिसको हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो बस वो दो बातें और हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। सो बच्चों अभी आप इसको नोट डाउन करो, आई एम टर्निंग द पेज, कीप दिस रिजल्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम आगे इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो बच्चों दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम आगे बात करेंगे अबाउट रेजोनेंस इन एन LCR सर्किट। और अभी हमारे कंसेप्ट चल रहा है, प्रीवियस कंसेप्ट का ही सबसेक्शन है, ठीक है। अभी मैं उस फिजर डायग्राम को अभी और यूज़ करेंगे आगे चल करके। सो डू नॉट थिंक कि वो टॉपिक पीछे वाला एंड हो गया, अभी एंड नहीं हुआ। अभी हम इसके आगे इस रिजल्ट को और थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिस्कसिंग रेजोनेंस इज एन LCR सर्किट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बच्चों रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एक सिचुएशन है जो टेक प्लेस होती है इन एन LCR सर्किट व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दैट सर्किट और व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। दोनों बातों का मतलब एक ही था, वेदर आई से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और आई से दैट मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दी LCR सर्किट, दोनों का मतलब एक ही है। और उन दोनों सिचुएशंस को ही हम बोलते हैं रेजोनेंस इन एन LCR सर्किट। तो पहले बच्चों डिफाइन कर लो कि होता क्या है। सो रेजोनेंस इज said to take place in LCR सर्किट। अभी तक हमें डिफाइन नहीं किया, बस अभी थोड़ा बहुत बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। नो डेफिनेशंस चल रहा हूँ। LCR सर्किट अब शुरू होता है बच्चों व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट
given frequency of the source of alternating supply for which the capacitive resistance reactance यानी कि Chi C becomes equal to इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि Chi L। अब देखो ये शायद थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली में है नहीं। अगर आप चाहो इसका और सिंपलर वर्जन लिखना, ये प्रॉपर वर्जन है, इसका हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी है। सो दिस लाइन इन द मिडल कैन मेक इट क्वाइट कंफ्यूजिंग for a given frequency of the source of alternating supply, but it's important. But still, if you want to skip it out, if you want a more basic definition for resonance in an LCR circuit, तो आप लिख सकते हो that resonance is a situation in LCR circuit when maximum current flows through the circuit or when capacitive reactance becomes equal to the inductive reactance in an LCR circuit। तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हो, बट वहाँ पर थोड़ा मार्क्स डिडक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इफ़ सम टीचर ऑफ अ पर्टिकुलर माइंडसेट हु वांट्स दिस वर्ड फ्रीक्वेंसी इनटू द डेफिनेशन चेक्स योर नोटबुक। ठीक है, सो इस डेफिनेशन पर नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स, वहाँ पर स्लाइट पॉसिबिलिटी है। वैसे मैक्सिमम टीचर्स कट नहीं करते, बट जिनको ये वर्ड चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी वाला, वो कट कर देते हैं। सो बेसिकली हमारा रेजोनेंस के अंदर एम क्या है? हमारा रेजोनेंस के अंदर एम है कि हम करंट को मैक्सिमम कर दें, तो हमारा जो सर्किट है दैट विल बी इन रेजोनेंस। तो बच्चों करंट क्या होता है? करंट होता है भाई ई, दैट इज द ईएमएफ अपॉन ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। यही तो होता है आपका करंट इन LCR सर्किट। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस थिंग? अब मैंने कहा है भाई करंट को अपने मैक्सिमम करना है, तो बच्चों बताओ करंट मैक्सिमम कब हो सकता है? करंट मैक्सिमम होगा जब नीचे की वैल्यू बहुत छोटी आए। समझ रहे हो? जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो छोटी आए, तभी आपका करंट मैक्सिमम होगा। सो इसको छोटा बनाने के लिए आपको चाहिए कि जो अंदर का टर्म है वो छोटा हो जाए। सो टू मेक द इनर टर्म स्मॉल, व्हाट कैन बी डन इज कि आप इस वाले टर्म को ज़ीरो कर दो। आप इस वाले टर्म को काई एल माइनस काई सी को ज़ीरो बना दो। सो टू मेक काई एल माइनस काई सी ज़ीरो, यू नीड टू मेक द वैल्यू ऑफ काई एल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ काई सी, क्योंकि अगर काई एल काई सी के बराबर हुआ तो दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा ज़ीरो। सो देयरफॉर ये आपका टर्म हट जाएगा एंड यू विल बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो एक बात तो आप समझ चुके हो, तो उसको चाहो तो लिख भी लो दैट करंट विल बी मैक्सिमम कब? व्हेन ये जो नीचे का टर्म है इसको आप बच्चों इम्पिडेंस बोलते हो। अब वो इम्पिडेंस क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे। सो अभी आप बस लिख लो, क्योंकि बाद में आपको पता ही होगा कि इम्पिडेंस क्या होता है, तो आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। व्हेन इम्पिडेंस इज मिनिमम। सो लेट मी टेल यू इम्पिडेंस क्या होता है बच्चों। इसी चीज़ को हम इम्पिडेंस बोलते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, जो कुछ भी नहीं बल्कि रेजिस्टेंस होता है LCR सर्किट का। ठीक है, सो ये कोई बड़ा टर्म नहीं है, बहुत ही वेरी स्मॉल थिंग। ओके, दिस यू विल बी लर्निंग इन टुडेज लेक्चर ओनली। सो व्हेन इम्पिडेंस इज मिनिमम, आपने इसको मिनिमम करना है। सो दिस विल बी मिनिमम। सो इम्पिडेंस इज मिनिमम इफ काई एल इज इक्वल टू काई सी, क्योंकि अगर आपका काई एल काई सी के बराबर होगी तो जो आपका इम्पिडेंस है Z, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो स्क्वायर विल कैंसिल स्क्वायर रूट, सो आपके पास आएगा Z की वैल्यू R के बराबर। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू जो हमें चाहिए थी। सो अगर आप ध्यान से देखो तो डेफिनेशन भी यही कह रही है। वो कह रही है कि व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो हमने वो यहाँ पर देखो सेटिस्फाई करवा दिया कि हाँ जी करंट मैक्सिमम होगा जब ये छोटा होगा। तो ये छोटा कब होगा? ये छोटा होगा जब आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो वो भी हमने यहाँ पर देख लिया कि हाँ जी जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो आपके पास
जो इम्पिडेंस आ रहा है वो आ रहा है आर के बराबर, ओके, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन LCR सर्किट। तो आप देखो रेजोनेंस पर जो आपका LCR सर्किट है दैट इज बिहेविंग एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो आप चाहो तो उसको यहाँ पर लिख भी सकते हो कि रेजोनेंस पर क्या होता है, एट रेजोनेंस द LCR सर्किट is equivalent to a purely resistive circuit। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बच्चों। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर EMF E है, नीचे का रेजिस्टेंस R है, सो I की वैल्यू क्या है, E/R है। और अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखो प्रीवियस पेज वाली, सो वो किसकी इक्वेशन थी, I = E/R, वो थी एक रेजिस्टिव सर्किट की करंट की इक्वेशन, वही यहाँ पर भी आ रही है, I = E/R। इसकी वैल्यू R के बराबर हो रही है जब हमारा रेजोनेंस हो रहा है। तो सो बच्चों यहाँ पर एक टर्म आया था फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो इसको और निकाल लेते हैं। सो पहले डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर उसको निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है उसको निकालना भी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is the frequency at which current in the LCR circuit becomes maximum। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय म्यू नॉट। ठीक है। सो बताइए मेरे को कि करंट मैक्सिमम कब हो रहा है? करंट मैक्सिमम हो रहा है जब काई एल की वैल्यू बच्चों काई सी के बराबर है। एट रेजोनेंस क्या हो रहा है आपका, काई एल की वैल्यू काई सी के बराबर है। सो बच्चों काई एल का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और काई सी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि काई एल का फॉर्मूला होता है बच्चों एल ओमेगा। I had taught you when I was discussing inductive circuit individually, and the value of this chi c, this is equal to 1/c omega, where c is the capacitance, omega is the angular velocity। सो आपको निकालनी है बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो अगर आप ओमेगा निकालो तो फ्रीक्वेंसी आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ से आप देख पाओगे कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 1/CLC। तो अगर आप स्क्वायर रूट लो तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ रही है बच्चों 1/√LC। इज दिस फाइन? अब ओमेगा होता है बच्चों 2π म्यू। अब बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस पर, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। सो 2π म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√LC के बराबर। आपको निकालनी है म्यू नॉट की वैल्यू। सो म्यू नॉट हो गई आपके पास बच्चों 1/2π√LC। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर जो आपका करंट है इन दी LCR सर्किट दैट इज़ मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर आपका LCR सर्किट रेजोनेंस पर है। तो रेजोनेंस पर कब होता है, जब ये सिचुएशन होती है। तो ये सिचुएशन लगाइए और निकाल लीजिए म्यू नॉट की वैल्यू। इज दिस क्लियर टू यू? सो नाउ लेट्स मेक अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसीज, और वहाँ पर दिखा देते हैं ग्राफ के अंदर कहाँ पर होगी आपकी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो बहुत ही सिंपल बच्चों इसका ग्राफ होता है, एग्जाम में भी आ जाता है। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि भाई बताइए किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो लेट मी से दिस इज y एक्सिस डिनोट्स माय करंट एंड दिस एक्सिस डिनोट्स माय फ्रीक्वेंसी। फाइन। सो I और फ्रीक्वेंसी के बीच का बच्चों ग्राफ आपके सामने हम प्लॉट करने वाले हैं। सो आई एम मेकिंग 3 डिफरेंट ग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू।
सो बच्चों दीज आर 3 डिफरेंट ग्राफ्स फॉर 3 डिफरेंट रजिस्टर्स, मतलब 3 अलग अलग LCR सर्किट्स के लिए हमने आपके सामने ये ग्राफ प्लॉट की है। ये एक LCR सर्किट है एट रेजोनेंस, ये एक LCR सर्किट है, ये दूसरा LCR सर्किट, तीसरा LCR सर्किट है। सो लेट मी से कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसके रेजिस्टेंस बच्चों R2 और इसका रेजिस्टेंस R3 है। सो आप देख रहे हो कि ये पूरा ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर आपका करंट मैक्सिमम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर आपका करंट मैक्सिमम है हर एक केस में, चाहे आप इसका केस लो या फिर इसका केस लो या फिर आप इसका केस लो। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है जहाँ पर आपकी ये सारी वैल्यूज़ मैक्सिमम आ रही है। ओके, थोड़ा सा ग्राफ छोटा हो गया। सो ये बच्चों अगर आप देखो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, over here, so this is the maximum value of current for this particular circuit, so let me say this is my I0। so बच्चों इस I0 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट? कि ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये वाली, जहाँ पर आपका करंट क्या है, मैक्सिमम है इन अ सर्किट। इज दिस क्लियर टू यू? और अब ये देखिए कि यहाँ पर अलग अलग क्यों हमारे पास ग्राफ्स है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम करंट इज डिफरेंट फॉर ईच सर्किट। यहाँ पर मैक्सिमम करंट ज़्यादा है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर इन दोनों से भी कम है। सो ऐसा क्यों हुआ होगा? सो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका करंट कम होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेगा अपने करंट को तो उसका करंट की वैल्यू छोटी होगी। सो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो R3 की वैल्यू है वो ज़्यादा है R2 से, तभी उसका करंट छोटा आया एज़ कम्पेयर टू R2। और जो R2 की वैल्यू है, सॉरी R2 की वैल्यू बड़ी है R1 से, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम आपकी करंट होगा, बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है इट अपोजेज करंट। सो जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी उतना कम आपका करंट होगा। सो R3 बड़ा है R2 से क्योंकि यहाँ पर करंट कम है, फिर R2 बड़ा है R1 से क्योंकि यहाँ पर करंट कम है एज़ कम्पेयर टू R1, और सबसे छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस की आपके पास R1 की है, फॉर विच दी करंट इज मैक्सिमम। सो बच्चों रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत ही सिंपल भी, आपने देखा। ओके, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एन LCR सर्किट, तो आप सिंपली उससे बोलोगे कि भाई आई जब मैक्सिमम होगा जब आपका इम्पीडेंस जो है, जो नीचे का रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो आपके पास जो मैक्सिमम करंट होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कहीं पर कि जो मैक्सिमम करंट होगा, पर जिसको आप लिखोगे इस सबके नीचे, डो नॉट राइट इट अलॉन्ग विद दिस, कन्फ्यूज हो जाओगे बाद में कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, सो जो मैक्सिमम करंट होगा बच्चों उसकी वैल्यू क्या होगी, E0 when E is maximum अपॉन when all of this की वैल्यू R के बराबर हो, जो आपके पास इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू आपके पास R के बराबर हो। when this is minimum तभी आपका करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको आप कहाँ लिखोगे, सबके नीचे लिखोगे। मेरे पास पेज नहीं था, सो दैट वाज द रीज़न मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा, बट आप इसको नीचे लिखोगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज E0 बाय R इन केस ऑफ एन LCR सर्किट। तो बच्चों रेजोनेंस के अंदर इतना ही रिलेशन टू LCR सर्किट। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग इम्पिडेंस। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, उसके लिए आप फिर से इस इक्वेशन को हम यूज़ करने वाले हैं दोबारा से, E इज इक्वल टू I, ये वाली इक्वेशन। तो इसको आप फिर से नोट डाउन कर लिए। आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों हमने आपसे पहले कई बार एक शब्द के बारे में बात कर रहे थे विच वॉज इम्पिडेंस। रेजोनेंस के अंदर हमने बहुत यूज़ करा, इसको हम डिनोट करते हैं Z से, इम्पिडेंस वर्ड को। सो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इम्पिडेंस क्या होता है, इट इज़ दी टोटल इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय LCR सर्किट टू ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही है आपके LCR सर्किट का। इज़ दिस क्लियर टू यू? सो मैं फिर चाहूँगा कि आप उसी इक्वेशन को रिकॉल करो कि E की वैल्यू होती है I अंडर रूट ऑफ R² प्लस
काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगी इक्वेशन। सो अब इसी इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे इस वाली इक्वेशन से। साइड में लिख रहा हूँ मैं कि V बाय आई होता है आपके R के बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर। तो वही हम यहाँ पर करेंगे कि भाई जो E बाय आई है, V बाय आई है, वो बराबर किसके है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। तो बस कंपेयर कर लेते हैं। सो नाउ सिंस E बाय आई ही आपका होता है बच्चों Z, टोटल अपोजिशन, तो आप कह दोगे दैट इम्पिडेंस ऑफ एन LCR सर्किट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस? इसको आप बोलते हो बच्चों क्या, इम्पिडेंस, जिसके बारे में हम प्रीवियस में बात कर रहे थे कि ये मिनिमम कब होगा, जब आपका काई एल काई सी के बराबर होगा। अगर ये मिनिमम होगा तभी आपका करंट जो है वो मैक्सिमम होगा इन LCR सर्किट, और कब तभी आपका रेजोनेंस भी वो शो करेगा। अब क्या करते हैं ना, इस फॉर्मूले को आप एक और फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो क्या है कि काई एल को रिप्रेजेंट कर दो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और काई सी को भी रिप्रेजेंट कर दो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। सो बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है कि अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, काई एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एल ओमेगा होती है, माइनस काई सी की वैल्यू क्या होती है, 1/c ओमेगा होती है का होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये एक और फॉर्मूला है जिससे आप इम्पिडेंस को बच्चों डिनोट कर सकते हो। सो नथिंग न्यू। सो बच्चों एक बार मैं फिर से आपको, इम्पिडेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और एक वर्ड है जो कि इम्पिडेंस का जस्ट अपोजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एडमिटेंस। ठीक है, क्या है, एक वर्ड है जिसको आप बोलते हो एडमिटेंस, विच इज़ अपोजिट टू इम्पिडेंस। सो आई होप एडमिटेंस आपको क्लियर है। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस होता है आपका एडमिटेंस। इफ़ आई आस्क यू दी फॉर्मूला, तो ए होता है बच्चों 1/z। z आपको मालूम है कि क्या होता है। इफ़ आई आस्क यू दी SI यूनिट, तो यूनिट इसकी होगी बच्चों ओम -1, और यू कैन से MHO और सीमेन। ठीक है। और कभी कभी आपसे किसी न्यूमेरिकल में अगर वो ऐसे पूछ ली कि टेल मी दी इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला अभी, टेल मी दी इम्पिडेंस ऑफ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप खुद भी समझ सकते हो, बट स्टिल लेट मी टेल यू, इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट। तो इसमें क्या है, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, कैपेसिटर इसके अंदर नहीं है। सो जो कैपेसिटर का टर्म है उसको हटा दो। सो क्या होगा इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट, Z की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस काई एल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू यू? बस मैंने काई सी को हटा दिया, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आपसे पूछो कोई इम्पिडेंस ऑफ CR सर्किट, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप LR XL को हटा दीजिए तो आपको बचेगा XC का स्क्वायर, तो Z की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। सो नथिंग बिग इन ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर बेसिक थिंग दैट यू योरसेल्फ कैन डिराइव। ठीक है, तो इम्पिडेंस में इससे बाहर बच्चों नहीं आता, तो आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा से उसी फेज डायग्राम पर जिससे हमने अपनी बात सारी ये शुरू करी थी, फेज डायग्राम ऑफ एन LCR सर्किट। आपको याद है ये डायग्राम, अभी हमने आपको दिखाया था 3 पेज पहले। सो द रीज़न बिहाइंड कमिंग बैक टू दिस सेम फेज डायग्राम वॉज कि आई वॉन्ट टू गिव यू अ फॉर्मूला, कि आपसे कोई पूछे कि बताइए बच्चों ये फेज एंगल कितना होगा, तो आप उसको बता पाओ कि सर फेज एंगल इतना होगा इन केस ऑफ एन LCR सर्किट। ठीक है, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस एज वेल। सो आपको निकालना है बच्चों ये फाई, तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास बेस अवेलेबल है और आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर अवेलेबल है। यू हैव परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो है बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला। सो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर लगाता हूँ tan फाई का फॉर्मूला, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल के बताइए कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। सो tan फाई की वैल्यू आपके पास होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है VL माइनस VC अपॉन VR। सो आई होप दैट दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर टू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू मस्ट नोट इट डाउन। इसको आप चाहो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको अच्छे से मालूम है कि VL क्या होता है, VL होता है भाई I इंटू काई एल। जो लिख देता हूँ आपके लिए मैं। बाकी देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं रिगार्डिंग LCR सर्किट।
आई ऑल्सो डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट LR सर्किट, LC सर्किट, तो वो सब हम कल डिस्कस करेंगे. सो डो नॉट वरी, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है. सो आई विल एंड आफ्टर दिस. सो tan phi की वैल्यू होगी बच्चों I इंटू काई एल सेटिस्फाइड विद मी, ये होगा I इंटू काई सी सेटिस्फाइड विद मी अपॉन VR क्या होता है I इंटू आर. तो I ऊपर से कॉमन आएगा और नीचे भी आई है तो I विल कैंसिल दीज आईज. तो आपके पास आया tan phi की वैल्यू, एक फॉर्मूला और हो गया आपके पास विच इज़ काई एल माइनस काई सी अपॉन आर. तो ये एक और फॉर्मूला हो गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दी फेज एंगल. अब आपके पास एक फॉर्मूला और है, वो इसी का ही एक और एक्सप्रेशन है, कोई नया नहीं बता रहे आपको हम, ये सब आपको पहले से मालूम है. वो क्या है कि आप काई एल के प्लेस पर लिख दो एल ओमेगा और यहाँ पर लिख दो 1/c ओमेगा, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा. फॉर्मूला नया नहीं है, बस उसका एक्सप्रेशन बदल दिया हमने. सो एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा इसके प्लेस पर आ गया एल, इसके प्लेस पर ये, इसके प्लेस पर ये अपॉन आर. तो ये एक और फॉर्मूला हो गया आपके पास tan phi का. ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से, हमारे पास सही सही 3 एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए. सो बच्चों आई होप what I taught you in today's lecture regarding LCR circuit that was all clear to you. The most important section is of the resonance, उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है. उसके बाद ये जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं दे आर नथिंग बिग. अगर आपने ध्यान से देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें क्या बड़ी बात थी. ये तो अगर आपको याद नहीं है तब भी आप एग्जाम के अंदर खुद रिकॉल कर पाओगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस डायग्राम. अगर आपको डायग्राम याद है सो आप बच्चों कोई भी फॉर्मूला माइंड में ही अपने आप डिराइव कर सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो बस ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए. डायग्राम बहुत ही सिंपल है पता होना. आई हैड एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस पेजेस. सो बच्चों आई विल एंड दिस लेक्चर नाउ. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.